इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो सब उसी पे बेस चल रहे थे, चाहे एम्पियर सर्किटल लॉ था या बायोट-सावर्ट लॉ था, दैट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए थे लॉरेंज। ठीक है, लॉरेंज ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने स्टडी की किसकी, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? और लॉरेंज ने क्या किया, उन्होंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया। हमेशा ध्यान दे बेटा, जब भी हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे दिखाएंगे। इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर की अगर हम बात करें तो हम ऐसे दिखाएंगे ये। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। व्हाट? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डालो या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डालो। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टाइम पर ज्वाइन किया करो, फिर लेट में क्यों ज्वाइन करते हो। तो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा था, लॉरेंज ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की। ठीक है, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, फ्लोइंग चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, उसी की हम मैग्नेटिक फील्ड की बात डिस्कस कर रहे हैं। तो अब क्या किया, लॉरेंज ने सबसे पहले मोशन ऑफ किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, किस पे, इन अ मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, इस चार्ज पार्टिकल को उन्होंने v वेलोसिटी से मूव कराया। ठीक है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। क्या ऑब्जर्व किया, लॉरेंज ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने किया व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं तो उसमें एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स लगता है। क्लियर हो गया? अब ये फोर्स अगर लग रहा है तो उन्होंने फिर भाई ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इट इज ओके कि फोर्स उस पर लगता है। तो अब क्वेश्चन ये था कि ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंटली ही ऑब्जर्व की जो फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, दैट फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा था, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाते जा रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं ये एक्सपेरिमेंट है, किसने किया, लॉरेंज ने किया। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंक्रीज, चार्ज जितना हम बढ़ाते जा रहे थे तो मैग्नेटिक फोर्स उतना ही क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट उन्होंने कहा दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था, इट इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड के। जितना हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे थे उतना ही उसमें लगने वाला फोर्स भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। देखो जब मैं चार्ज की स्टडी कर रहा हूँ तो अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखूंगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा, चार्ज को बढ़ाया। देखो हम चार्ज को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा, तो तब भी लगने वाला फोर्स जो था वो इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। फिर उसके बाद थर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, उस वेलोसिटी को जितना ज्यादा हम बढ़ा रहे थे और उतना ही मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा क्या होते जा रहा था, बढ़ रहा था। क्लियर हो गया? थ्री फैक्टर्स समझ में आ गए। तो इसका मतलब एक तो फोर्स इज डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता है। थ्री फैक्टर्स तो ये हो गए। अब उन्होंने इसको थोड़ा सा और चेंज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज करी। क्लियर हो गया? एक बार उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने चार्ज पार्टिकलों को अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेजा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अलोंग टू द डायरेक्शन। अब यहां पर आप ध्यान दें, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, चार्ज तो स्केलर है, तो यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसके बाद क्या किया उन्होंने, फर्स्ट उन्होंने चार्ज पार्टिकल को अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेजा।
तो जैसे ही उन्होंने अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेजा, दैट मींस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी उन्होंने कितना लिया, 0 डिग्री लिया, 0 डिग्री लिया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 0 डिग्री लिया। किसके बिटवीन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भेजा। तो देखा, ही ऑब्जर्व दैट द फोर्स इज 0, उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया, चेंज किया। अब उन्होंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। तो उनको बड़ा शॉक लगा, उन्होंने ऑब्जर्व किया द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम, उस पर मैक्सिमम फोर्स लग रहा था। आप समझ रहे हैं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ, चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, V एंड B दोनों एक दूसरे के पैरेलल किए, तो उस कंडीशन में उस पर लगने वाला फोर्स 0 था। अब उन्होंने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को एट राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भेजा, जहां से जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड था, चार्ज पार्टिकल को इसके राइट एंगल पे भेज दिया, 90 डिग्री पे भेज दिया। क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसा और कहां होता है, थीटा अगर 0 है तो 0 हो जा रहा है, और थीटा अगर 90 है तो मैक्सिमम हो जा रहा है। ऐसा कब हो सकता है, जब एंगल किस पर डिपेंड करता हो, साइन थीटा पे। क्लियर हो गया। साइन थीटा, देखो साइन थीटा में अगर थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है। अगर हम थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा अगर 90 डिग्री रखें, देखो भाई आप अगर हमारे पास देखो साइन में साइन थीटा है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और अगर हम साइन 90 रखें, थीटा की जगह 90 डिग्री रखें, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मैक्सिमम होती है कि नहीं होती है, ये मैक्सिमम होती है, और ये वैल्यू 0 होती है। सब समझ रहे हैं मेरी बात। देखो जब थीटा 0 है तो फोर्स 0 हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम हो रहा है। और ऐसा हमारे पास कहां होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं किसके केस में, साइन के केस में। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से उन्होंने एक और रिलेशन निकाली, उसको मैं डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आपके समझ में आया नहीं, आप मुझे बताना भी अभी। तो दैट इज थर्ड क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था किसके, साइन थीटा के, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ये सब रिलेशन निकल रही है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं इन 4 रिलेशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगी, F इज प्रोपोर्शनल टू बी क्यू वी साइन थीटा। क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। और यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो एक नया साइन बन जाएगा, F इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी क्यू वी साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं F is equal to k times of BQV sin theta, where B is the magnetic field, Q is the charge, V is the velocity, theta is an angle between direction of magnetic field and velocity vector. इनके between का एंगल था। अब इसी कंडीशंस को देखो बेटा, बट एक्सपेरिमेंटली आप ध्यान दें, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू कितनी ऑब्टेन होती है, एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज 1। एक्सपेरिमेंटली यहां से ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा, मैं थोड़ा बोर्ड छोटा है मेरा। एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1 होता है। एक्सपेरिमेंटली हमारे पास k की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा बन जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल। ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। इसको अभी आगे हम इसकी वेक्टर फॉर्म और अदर फॉर्म डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया, इतना नोट करा दूं बेटा, यस और नो? ओके, लिखो बेटा, थोड़ा सा नोट कराता हूं मैं, उसके बाद नोट आप लिखोगे। बोलो बेटा, लिखो, डैश करके लिखो। When any charged particle enter in a uniform magnetic field, when any charged particle enter in a uniform magnetic field, when any charged particle enter in a uniform magnetic field, it experience a force. It experience a force. It experience a force. Since
this force is due to, since this force is due to magnetic field, since this force is due to magnetic field, so it is called magnetic force. It is called magnetic force. So it is called magnetic force. सबने लिखा बेटा? It is called magnetic force. बोलो, आगे बोलो. लाइन चेंज करके लिखना. Lorentz was the first scientist who investigated about the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. On the basis of experiment, he observed the magnetic force experienced by a charged particle depends upon magnetic force experienced by a charged particle is depends upon. ठीक है, लिखा हुआ है बेटा मैंने. फर्स्ट, F इज प्रोपोर्शनल टू Q. नोट करते जाओ, जहां पर नहीं आएगा मैं समझा दूंगा. देखो बेटा, अगर ये वाली लाइन लिख ली, F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B QV साइन थीटा लिख लिया, तो लिखना वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन the direction of magnetic field and velocity. Theta is an angle between direction of magnetic field and velocity. Where theta is an angle between direction of magnetic field and velocity. After that लिखना experimentally K is equal to 1. So the relation become F is equal to BQV sin theta. तो हमारे पास देखो ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज की स्टडी के बेसिस पे एक रिलेशन आ गई, F इज इक्वल टू BQV sin थीटा. क्योंकि इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, तो इसको हम FM लिख देते हैं. तो FM मींस M फॉर मैग्नेटिक फोर्स. FM इज इक्वल टू BQV sin थीटा. तो दिस रिलेशन किसने एस्टेब्लिश की थी? लॉरेंज ने. तो इसको लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स. लॉरेंज LORENZ, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी इसको कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी इसको कहते हैं. तो ये एक रिलेशन, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं. अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें बेटा, इस इक्वेशन को देखें, तो यहां पर देखो B इज द वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और साइन थीटा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो वेक्टर आ रहे हैं. B इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, और थीटा भी हमारे पास आ रहा है, तो दैट इज थीटा आ रहा है. तो ऐसा हमने कहां पढ़ा था? A क्रॉस B अगर हमारे पास होता है, आपको पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़े हैं 11th क्लास में. कहीं पर अगर हमारे पास होता है A क्रॉस B इक्वल टू, A क्रॉस B को हम क्या लिखते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B लिखते थे ऐसे, साइन थीटा एन कैप लिखते थे कि नहीं लिखते थे?
भाई अगर हमारे पास कहीं पर ए क्रॉस बी होता था तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को क्या लिखा जाता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता था नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर इट शो द डायरेक्शन ऑफ, किसको दिखाता है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को दिखाता है। एन कैप का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी, ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नॉर्मल होगा। अगर हम केवल इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसको क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इसको हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना हो, इस लॉ को अगर हमें वेक्टर नोटेशन में लिखना है, जो एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा आ रहा है, अगर हमें इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो बताओ मुझे, एफ एम इज इक्वल टू क्यू क्या है, कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्लियर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर साइन थीटा लिख सकते हैं एन कैप, यस और नो। एन कैप का देखो भाई हमारे पास 1 है ना, इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एन कैप। मेरी बात समझ रहे हो आप भाई, इतना लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, अरे बात समझ रहे हैं भाई, वी क्रॉस बी वी साइन थीटा, और एन कैप की जगह हमारे पास एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी रिलेशन को आप क्या लिख सकते हो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे ही रहने दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर साइन थीटा, और इसको अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन कैप। देखो 1 का एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो इसी को वेक्टर नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा क्यू ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिख देंगे वी क्रॉस, यस और नो, यस और नो। दोबारा से समझाऊं बेटा, अरे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं, एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा है बेटा, एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा हमारे पास होता है, ये हमने अभी निकाला था एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे। अब अगर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को दिखा रहा है, तो जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहां पर देखो इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 किसका मैग्नीट्यूड होता है, एन कैप का। अगर आप यूनिट वेक्टर है तो उसको, अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊं तो वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा आ रहा है तो एन कैप आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप लिखा जाता है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ले लूं तो इसको क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर एफ एम किसको दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ रहा है तो यहाँ यूनिट वेक्टर का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 को अगर हम वेक्टर नोटेशन में लिखें यहाँ पर, तो यहाँ वेक्टर आएगा, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, एन कैप, एन कैप, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी, ये दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा। क्लियर हो गया, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में दिखाएगा। तो लिखो बेटा, नोट करो, द मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज, द मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज, ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन के लिए कौन कौन से रूल हम लोग यूज कर सकते हैं, किस रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। तो अभी पहले हम थोड़ा सा हम डिस्कस और कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। देखो इस रिलेशन को अगर आप देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो यहां से केस देख लेते हैं कुछ, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्लियर हो गया, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, या फिर और क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है या वेलोसिटी 0 डिग्री है,
ठीक है, तो हम वेलोसिटी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम थीटा की, हम एंगल के बेसिस पे देख रहे हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारे पास थीटा 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कितना होगा? मिनिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर हो गया? और दूसरा हमारे पास केस बन जाएगा, तो केस 2 देखेंगे। केस सेकंड देखो, इधर ध्यान से समझो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल एंटर एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल एंटर अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, साइन 90 1 होता है, तो 1 इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, साइन में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो साइन 90 अगर 1 हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? बी क्यू वी के बराबर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन इट एंटर एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन इट एंटर इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल डायरेक्शन में अगर एंटर करेगा तो उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसके अलावा देखो एक और केस हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास थीटा 180 डिग्री हुआ, ठीक है, जब देखो थीटा 0 है और अगर हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो गया, केस एक और केस देख लेते हैं, केस थर्ड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? चार्ज पार्टिकल एंटर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, चार्ज पार्टिकल बाहर को आ रहा है, एंटी पैरेलल आ रहा है। तो यहां पर देखो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस केस में भी लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो मिनिमम होगा, और कितना रहेगा? उसकी वैल्यू 0 रहेगी। इतना सबके समझ में आ गया बेटा? ठीक है, यहां पर ये तीनों केसेस को हम लोग नोट करेंगे, एक नोट करके। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है, तो इसको अभी मैं लास्ट में नोट करके एक पॉइंट बना दूंगा। इतना नोट करो बेटा, एक नोट एनओटी नोट करके पॉइंट, जैसे मैं बार बार आप लोगों को लिखाता हूं ऐसे लिखो, नोट करके एक पॉइंट बनाओ बेटा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, नोट करके लिखो। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल enter in a direction right angle, when any charge particle enter in a direction right angle to the magnetic field, when any charge particle enter in a direction right angle to the magnetic field, then the magnetic force experienced by it is maximum। ये 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। The magnetic force experienced by charge particle is maximum। The magnetic force, क्या कह रहे हो तुम? क्या बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो? When any charge particle enter in a direction right angle to the magnetic field, then the magnetic force experienced by it is maximum। Magnetic force experienced by it is maximum। लिखा सबने? लिखा बेटा? अब बेटा इस पे डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट लिख लेना, ये मैक्सिमम होगा। और अलोंग टू द डायरेक्ट लिख लो, इसी को आगे और बना लो, एंड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, along to the direction of magnetic field, the magnetic force is minimum। along to the direction of magnetic field, the force is minimum, that is 0। the force is minimum along to the direction of magnetic field, the force is minimum, that is 0।
ठीक है, लिखा बेटा। अब देखो बेटा, ये तो हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट भाई फोर्स है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो अब यहां पर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स, तो हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लिखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। लिखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ, राइट न्यू हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब बेटा जब लॉरेंज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड बी। क्लियर हो गया। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, भाई फोर्स तो ऑब्जर्व है, ऑब्जर्व होने वाली क्वांटिटी है। देखो ध्यान से समझें, जब वो डिस्कशन कर रहे थे इसको, क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज ऑब्जर्व कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब लॉरेंज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे उन्होंने देखा कि दिस इज द, ये मान लो इधर की तरफ को इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, तो फोर्स हमेशा क्या कर रहा था, भाई फोर्स जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो ये ऑब्जर्व हुआ कि दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा क्या आ रही है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो अब हमें ऐसे लॉज की जरूरत थी जो क्या करे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सप्लेन करें। क्लियर हो गया। तो इसके लिए हम टू लॉज का यूज करते हैं, एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। ठीक है, लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, on the basis of experiment it was observed, on the basis of experiment it was observed the direction of magnetic force is always, direction of magnetic force is always perpendicular to the direction of magnetic force is always perpendicular to both the direction of velocity and magnetic field, velocity and magnetic field। लिखा बेटा, velocity and magnetic field, the direction of magnetic force is always perpendicular to the direction of velocity and magnetic field। वो हमें उस फॉर्मूले से भी दिख रहा है। देखो Fm इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Fm वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो Q इंटू V क्रॉस B। भाई दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग देम होता है कि नहीं होता है। A क्रॉस B का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा A क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे यहाँ पर V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लिखो बेटा, परपेंडिकुलर टू कंटेनिंग परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो the following rules are used, या following laws are used to find the following laws are used to find the direction of magnetic force। पहला फर्स्ट लिखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट लिखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहला फर्स्ट लिखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बोलो आगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
लिखा बेटा सबने? ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस 9-10 तो बचपन ही हुआ, अभी भी आप तो बच्चे ही हुए, तो बचपन में मतलब 9-10 बचपन का मतलब ऐसा नहीं कि आप सर जब चलना ही नहीं सीखे तो बचपन कह रहे हैं, ऐसा। यहाँ सुनो, देखो 9-10 में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, अगर आपको याद होगा तो उस समय आपने पढ़ा था FBI, फादर ब्रदर एंड आई, पढ़ा था कि नहीं? यस और नो, फादर ब्रदर एंड आई। अब यहाँ इस आई की जगह वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब ये करंट जिस डायरेक्शन में जाता था उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या हो जाएगा, पहले आप समझ लो फिर मैं नोट करा दूंगा। इफ वी स्ट्रेस अवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स इन सच अ वे, मिडिल फिंगर, फोरफिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया? इफ मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा है, फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दोबारा से समझाऊं, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, are in perpendicular direction of each other, then if middle finger show the direction of motion, four fingers show the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of magnetic force। सबकी समझ आ गया? सबकी समझ में आ गया? लिखो फिर, लिखो लिखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखो। अकॉर्डिंग टू इट, according to it, according to it, according to it, if we stretch our left hand fingers, if we stretch our left hand fingers in such a way, the middle finger, comma, forefinger and thumb are perpendicular direction of each other, are perpendicular direction of each other, perpendicular direction of each other, then लिखो बेटा, then if middle finger show the direction of motion, if middle finger show the direction of motion, middle finger show the direction of motion, four fingers show the direction of magnetic field, four fingers show the direction of magnetic field, then if middle finger show the direction of velocity या direction of motion, four fingers show the direction of magnetic field, then thumb will show the direction of magnetic force, thumb will show the direction of magnetic force। लिखा बेटा, लिखा, thumb will show the direction of magnetic force। अकॉर्डिंग टू इट के बाद से इन्वर्टेड कॉमास में रख लो लास्ट तक में, अकॉर्डिंग टू इट के बाद से इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो इफ से लास्ट तक में। एक बार आप लोग पढ़ के देख लो, अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बता दो, नहीं तो मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इधर ध्यान से समझो, ये मैंने इसको डायग्राम, हालांकि हमारे पास ऐसे आएगा, देखो मुझे डायग्राम बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए डायग्राम बना दूं। तो ये जो हमारा थंब है बेटा, ये दिखाएगा किसको? फोर्स को दिखाएगा, और ये जो फोर फिंगर है ये हमारे पास किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जो हमारे पास रहेगी, मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? बताओ किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाएगी। देखो ये ठीक है, देखो कितना खूबसूरत डायग्राम बना दिया ना मैंने। ये किसको दिखाएगा? वेलोसिटी को दिखाएगा। फोटो फ्रेम करवा के रख लेना बेटा,
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड फोर्स। याद रहेगा, इसको आपको अप्लाई करना आना है, अप्लाई करना आना है, ठीक है। यस और नो? चलो फटाफट बनाओ, ऐसे ही बना लो इसको। चलो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट लॉ लिखेंगे सेकंड। एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे आप लोग फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड सेकंड हम लोग लिखेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल सेकंड लिखेंगे बेटा, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। सेकंड इज राइट हैंड पाम रूल। लिखा बेटा, राइट हैंड पाम रूल। इससे पहले हमने कहां यूज किया था राइट हैंड पाम रूल, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए बताया था, जहां मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, वहां पर राइट हैंड पाम रूल यूज करना भी सिखाया था। यस और नो? यस बोलो। देखो, व्हाट इज द राइट हैंड पाम रूल? ये दिख रहा है आपको, राइट हैंड पाम रूल। ये आपके पास देखो, ये हमारे पास राइट हैंड है, ठीक है। देखो, व्हाट इज द राइट हैंड पाम रूल, ध्यान से समझे। अगर आपके पास, हमारे पास ये देखो हमारा राइट हैंड है, इफ, ध्यान से सिंपल सा समझे बेटा, क्लियर? इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, if thumb show the direction of velocity, fingers show the direction of magnetic field, then the palm will show the direction of magnetic force। देखो, हमारे पास कुछ नहीं करना है, ये हमारा राइट हैंड है, ये राइट हैंड है क्या, if thumb show the direction of motion, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा है, और fingers are showing the direction of magnetic field, तो पाम किसको दिखाएगा? पाम किसको दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को दिखाएगा। लिखो फिर, लिखो बेटा, लिखो। इफ द थंब ऑफ राइट हैंड शो, इफ द थंब ऑफ राइट हैंड शो, अकॉर्डिंग टू इट लिख लेना आगे से, अकॉर्डिंग टू इट के बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखना। इफ द थंब ऑफ राइट हैंड शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी, if the thumb of right hand show the direction of velocity, direction of velocity, fingers are showing the direction of magnetic field, 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 then the direction of palm will show, the direction of palm will show, direction of palm will show the direction of magnetic force, the direction of palm will show the direction of magnetic force। लिखा बेटा? यस और नो? ठीक है। देखो बेटा, ये हमारा कांग्रेस का हाथ है, दिख रहा है सबको? ये बेटा हमारे पास थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है? इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ, किसको बताया मैंने? वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा है। देखो आप ध्यान से समझें, इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया? तो अब पाम देखो बेटा, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये है ना। अब एजुकेशन लाइन देखें कहाँ है, अब ढूंढ लेना, मुझे ज्यादा ज्योतिषी नहीं आती, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो पाम है, ये देखो, इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखा रहा है, फिंगर्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो पाम किसको दिखाएगा? पाम ऑफ राइट हैंड विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहां को होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? यस और नो? यस और नो? ठीक है, ऐसे होगा मैग्नेटिक फोर्स, बाहर की तरफ होगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। इसको नोट कर लो बेटा, इसको बना लो। सबके समझ आ गया इतना? चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको इतना ही करेंगे, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया होगा। ठीक है, आज इसको इतना ही करेंगे बेटा, इसको नोट कर लो बेटा। थैंक यू। इसको